सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। यदि आपने अभी तक क्लास 10th मैथ की कोई भी तैयारी नहीं की है तो अब हम चैप्टर वाइज प्रश्नों को हल कराने वाला हूं। और प्यारे बच्चों, जो हमारा पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याओं पर आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं, अगर आप ये प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं बोर्ड की परीक्षा में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक 100% इन्हीं प्रश्नों में से कोई ना कोई फंस जाएगा, तो बस इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना और ज़्यादा प्रश्न नहीं कराने। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कराने वाला हूं मैं। ठीक, तो ज़्यादा ना समझ लेते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरमेय संख्या, यानी इस प्रकार का एक भी प्रश्न मिल जाए आपको, इस प्रकार का एक भी प्रश्न मिल जाए तो उसमें एक करना सीख लो, बाकी सब अपने आप कर लेना। ठीक है, तो जो हमारा पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे करते हैं, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना √3 एक परमेय संख्या। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे आप। जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए तो वो लिखेंगे माना √3 एक परमेय संख्या है। नई लाइन से लिखेंगे √3 बराबर P/Q। ठीक, फिर इसके आगे लिखना है जहां P तथा Q धनात्मक पूर्णांक हैं। तो इसके बाद Q नॉट इक्वल 0 इतना लिख देना। अब क्या करना है आपको, इसके नीचे कर लेना एक। जब इसके नीचे एक करेंगे तो प्यारे बच्चों इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, तो √3Q बराबर P। अब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे लिखना है आपको दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √3Q² और बराबर P²। इस प्रकार अब इसका अंडू हट जाएगा तो ये हो जाएगा 3Q² बराबर P²। और प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा जैसे 5x बराबर मान लो 8 है तो ये 5 इसके नीचे जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 8/5। तो इसका मतलब ये होता है, ये 8 है ना हमारा, 8 5 से विभाजित है। तो यहाँ पे यही कुछ करने वाले हैं। तो ये 3 जाएगा इसके नीचे तो कुछ बन जाएगा P²/3, लेकिन इसके नीचे नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, तो जब ये P इसके नीचे आएगा तो P²/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे P² 3 से विभाजित है, P² 3 से विभाजित है। फिर नई लाइन से लिखेंगे P भी घात हटा के लिखेंगे। ठीक है, P भी 3 से विभाजित है। और इसको समीकरण नंबर कर लेना 1 और इसको समीकरण नंबर 1 कर लो यहाँ पे। ठीक है, इसको काले पेन से आपको ऐसे बंद कर देना है। अब नई लाइन से लिखेंगे हम इस P की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है हमें P बराबर 3K। यहाँ पे P है तो P बराबर 3, P है तो P बराबर 3 और ये वाला 3 और K लिख देना। ठीक, P बराबर 3K, P बराबर 3K समीकरण A में रखने पर, इसको भी अच्छे तरीके से काले पेन से आप बंद कर देना। तो नई लाइन से लिखेंगे हम, यहाँ पे 3K लगाना है तो 3Q² बराबर 3K का होल वर्ग, ऐसे करके। तो 3Q² बराबर ये 3 त्रिका 9K² हो जाएगा। और प्यारे बच्चों 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 ऐसे आप काट देना। अब इसको घुमा के लिखना 3K² बराबर Q²। अब जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था वही काम यहाँ पे करेंगे। तो ये 3 कहाँ जाएगा, 3 जाएगा Q² के नीचे, तो कुछ ये बन जाएगा Q²/3। तो यहाँ पर लेकिन Q² 3 से विभाजित है, Q² 3 से विभाजित है। ठीक है, फिर लिखेंगे Q भी 3 से
विभाजित है। और इसको कर लेंगे समीकरण नंबर 2। अब नई लाइन से लिखना है हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड ठीक सही लिख लेना थोड़ा अपना। गुणनखंड यानी P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। अतः √3 एक परमेय संख्या है। नई लाइन से लिखना लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √3 एक अपरमेय संख्या है। तो बस प्यारे बच्चों इस प्रकार आपको ये प्रश्न हल करना पड़ेगा और इससे छोटा कोई इसका तरीका नहीं है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए तो आपको ऐसे हल करना। देखो यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे 3, अगर यहाँ पे 5 होता तो यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5 लगा देते, यहाँ 5, फिर यहाँ पर 5, यहाँ पे 5, यहाँ पर 5, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 5 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 लगाएंगे ना, 5 25, फिर 5 से काट देंगे। बस खाली संख्या को चेंज करना, बाकी हिंदी आपको यही रखनी है। अब इसके बाद यहाँ से हमारा दूसरा प्रश्न चलेगा, उसको देखिएगा आप लोग। इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लो बेटा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इससे बाहर बोर्ड की परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं आएगा यार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा अब आप। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 डाल लीजिए। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए, जैसे कि 3 √2 है, 7 √2, इन्हें कैसे हल करेंगे देखिएगा। तो ये प्रश्न हमारा सिद्ध कीजिए कि 7 √5 एक अपरमेय संख्या है, यानी अंडर के बाहर कोई संख्या लगी हो, उस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं देखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 7 √5 एक परमेय संख्या है। और प्यारे बच्चों जब ये परमेय संख्या, तो परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो 7 √5 बराबर P/Q। अब यहाँ पे लिखेंगे जहां P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक है और फिर Q ≠ 0। तो प्यारे बच्चों सहभाज्य पूर्णांक क्या होता है, जिनका मासा 1 होता है सहभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, ये वाला 7 है ना, ये वाला 7 Q के पास पहुँचेगा। अरे भाई जैसे कि 5x बराबर मान लो 8 है, तो ये x कहाँ जाएगा, ये 5 कहाँ जाएगा, 8 के नीचे जाएगा ना, तो x बराबर 8/5 हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये वाला 7 है ना, इस Q के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे √5 बराबर P/7Q। तो बस प्यारे बच्चों यहीं पे ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है, इससे आगे हल नहीं करेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे हिंदी लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे P/7Q। ठीक, 7Q, P/7Q एक परमेय संख्या है। P/7Q एक परमेय संख्या है। ठीक, इसलिए √5 भी एक परमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, अपरमेय संख्या है, तब
7√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको ये वाली हिंदी लिखनी है, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। और ये वाला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बहुत 2 नंबर में आ जाए कम से कम। ये अगर पीछे वाला प्रश्न आएगा तो वो कम से कम 4 या 5 नंबर में, वो 5 नंबर तो कोई प्रश्न है नहीं, 4 या 6 में आ जाएगा आपका। 6 में तो नहीं आएगा, 4 नंबर में आ जाएगा, और ये 2 नंबर में आएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। अब यहाँ पे हमारे प्रश्न नंबर 3 मिलने वाला है। देखो एक तो प्रश्न ये है, एक ये है, एक ये, यानी इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे करते हैं। तो हमने ये वाला प्रश्न लिया है, ठीक है। तो इसको हल कैसे करेंगे देखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 5 माइनस √3, 5 माइनस √3 एक परमेय संख्या है। जब प्यारे बच्चे परमेय संख्या, तो परमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। तो 5 माइनस √3 बराबर P बटा Q, इस प्रकार। और आगे लिखना है जहां P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं पर Q नॉट इक्वल 0, इस प्रकार, ठीक है। अब क्या करें, अब जरा मेरी बात को ध्यान समझिएगा। जब प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो, जब यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो, यानी जो अपरिमेय संख्या हमारी अनरूट वाली संख्या माइनस की, तो इसको उधर ले जाना, इसको उधर ले आओ और P बटा Q को उधर लाओ, यानी अपरिमेय संख्या को प्लस करना है, अपरिमेय संख्या को प्लस करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये प्लस होता, अगर यहाँ पर ये प्लस होता तो 5 को इधर भेजते, ये हमारा माइनस है तो इसको इधर भेजेंगे और P बटा Q को इधर लाएंगे। इसको हमें प्लस करना हमेशा। तो 5 माइनस P बटा Q और बराबर √3, इस प्रकार। अब 5 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 5Q माइनस P और बटा Q और बराबर √3। बस यहीं पे ये भी प्रश्न हमारा खत्म हो जाता है। तो नई लाइन से लिखेंगे हम 5Q माइनस P बटा Q एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, इसलिए √3 भी एक परमेय संख्या। नई लाइन से लिखना लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तब 5 माइनस √3 भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो इसमें आपको इस प्रकार हल करना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया। भैया इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए बेटा। हम आपको वही प्रश्न करा रहा हूँ जो बोर्ड की परीक्षा में आने के चांस है, 100% यहीं से आएगा, बता रहा हूँ मैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। यानी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो कैसे करना देखिएगा। तो यहाँ पे इसका हल लिखेंगे हम 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखो 13 कॉमन मिलेगा। देखो यहाँ पे 2 पद हैं, एक पद हमारा ये है और एक पद ये है, तो इन दोनों पदों में 13 कॉमन मिल रहा, तो यहाँ पे 13 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा 7 गुणा 11 और यहाँ पे जब ये चले जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, इस प्रकार। तो 13 अब यहाँ पर लिखेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 11 सत्ते 77 और 1 78। और भैया ये हो जाएगा 77 और प्लस 1, तो लिखेंगे 13 गुणा 78। तो प्यारे बच्चों इसके जब 78 गुणनखंड काटना चाहो उसको काट सकते हो। तो 13 गुणा 2
जब 78 के हम गुणनखंड काटेंगे, 2 तिया 6, 2 ने 18, फिर 3 से काटो तो या 3 1 3, 3 3 9, तो 2 गुणा 3 गुणा 13। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 के अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणन, ठीक, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, संख्या यानी ये वाली के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, अतः संख्या भाज्य है। ठीक, इस प्रकार का प्रश्न आपको ऐसे हल कर देना है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा अब आप लोग। संख्या 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF यानी होता है मासा और एलसीएम होता है लासा ज्ञात कीजिए। तो इनके पहले काटेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे 6 की काटो अभाज्य गुणनखंड, पहले अभाज्य संख्याओं से ही काटना है। 2 से काटो 2 तिया 6, फिर 3 से काटो 3 1 3। अब 72 के काटेंगे गुणनखंड में इसके, तो पहले 2 से तो ये हो जाएगा 36, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 18, फिर 2 से काटेंगे तो ये 9, फिर 2 से काटेंगे तो 3, फिर 3 त्रिका 9, इस प्रकार। अब 120 के काटना है हमें, 2 छंग 12, फिर 2 तिया 6, फिर ये 15 बाद जाएगा, फिर 3 पंजे 15 और 5 एकन 5। तो इस प्रकार आपको इनके गुणनखंड काट लेने। तो अब यहाँ पे ये 6 बराबर लिखेंगे हम 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, फिर इसके बाद 72 को लिखेंगे हम, ये 72 है ना हमारा, 72 को लिखेंगे 1 2 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इसके बाद 120 को लिखना है, 2 गुणा 2, 120 3 बार है, 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5, इस प्रकार। अब यहाँ पे ऐसे नीचे लकीर करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे आपको लिखना है मासा, ठीक है। तो सबसे पहले मासा निकालेंगे इनका। मासा क्या होगा, जो संख्या तीनों में हो। देखो ये 2 2 इसमें भी है और इसमें देखो 3 3 3, तो यही हो जाएगा मासा हमारा। तो क्या लिखेंगे 2 गुणा 3। तो प्यारे बच्चों इसका मासा निकल गया 6। अब इसका यहीं पे निकालना लासा। लासा निकालने के लिए सबसे पहले मासा लिखा जाएगा। तो मासा कितना निकल के आया, 6 निकल के आया। अब इसमें से काटो, देखो पहले तो मैंने ये काट दिए, अब ये और ये चला जाएगा तो इसको लिखेंगे 2, फिर ये और ये चला जाएगा तो इसको और लिखना है। फिर इसके बाद अब यहाँ पे 3 और 5 बचा हुआ तो इसको भी 3 पंजे 15 गुणा करके लिख लो। अब इनका गुणा करा दीजिए, तो 15 दूनी 15 चौकू 60 और 60 छक्का 360। तो ये आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। अगर 3 संख्याएं मिल जाए तो आपको इनका लासा और मासा ऐसे निकाल देना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। तो हमारा अगला प्रश्न है संख्या 96 तथा 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF यानी कि मासा और लासा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इन दोनों के काटने आपको अभाज्य गुणनखंड। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड काटेंगे हम। तो सबसे पहले इसमें लगाएंगे 2 का भाग, ठीक है। तो 2 चौकू 8, 2 चौकू 8 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 का भाग लगाएंगे इसमें, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, फिर 2 का भाग 2 एकन 2, 2 दूनी 4, फिर इसमें 2 का भाग 2 छंग 12, फिर 2 का भाग लगाएंगे हम 2 तिया 6, फिर 3 का भाग और 3 एकन 3। अब यहाँ पे संख्या रहेगी 404, 404 इसके गुणनखंड काटेंगे। तो पहले 2 से 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकन 2, 0 फिर 2 एकन 2। फिर ये वाली संख्या हमारी 101 से ही कटेगी क्योंकि अभाज्य संख्या है हमारी। तो नई लाइन से लिखना है हमें 96, ये गुणनखंड आपको इस साइड काटने, ठीक है। फिर लिखना है आपको 96 बराबर 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिखना है हमें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 फिर गुणा 3, ये 96 लिख दिया। अब इसके बाद लिखना है 404 बराबर
2 गुणा 2 और गुणा 101। ठीक, अब ऐसे आपको एक लकीर करनी है। तो सबसे पहले निकालना है इसका मासा। तो यहाँ पे मासा मासा में जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, देखो बेटा, एक जोड़ा ये बन गया और एक ये बन गया, तो 2 गुणा 2, तो इसका जो मासा निकलेगा 4 निकलेगा। अब इसका निकालना लासा। तो लासा यहाँ पे लिख लीजिए। लासा में सबसे पहले जो मासा निकल के आता है उसको लिखते हैं। तो मासा कितना आया? 4 आया। अब इसके बाद जो संख्याएं बची हैं उनका गुणा करके लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तियाँ 24। 24 ये और 101 ये। एक बार फिर सुनिए, लासा जब निकालेंगे तो सबसे पहले मासा निकलेंगे। मासा लिखने के बाद जो संख्याएं बची हैं, देखो ये बचा है और ये बचा, इन सब का गुणा करके यहाँ लिख लेंगे। तो मैंने इनका गुणा कर लिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तियाँ 24। ठीक, 24 और गुणा 101। तो अब इन सब का गुणा करा देंगे। तो जब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 24 चौकू 96 गुणा 101। तो 96 का गुणा इसमें करेंगे तो निकलेगा 96 और ये 96। तो इस प्रश्न का ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से अगला प्रश्न देखिएगा आप। तो प्रश्न नंबर हमारा अगला है, यदि 26 और 156, यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। तो अब सूत्र होता है हमारा मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये हमारा सूत्र होता। ठीक है, तो देखो मासा हमें पता नहीं है तो मासा को ऐसे छोड़ दो। अब लासा कितना? 156 है, तो यहाँ पे 156 लिखो बराबर, ये हमारी पहली संख्या होती है और ये दूसरी संख्या। देखो ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या और इनका लासा कितना? 156 है। तो मान लगाना खाली, मासा पता नहीं और लासा 156, पहली संख्या हमारी 26 और दूसरी संख्या हमारी 156। तो प्यारे बच्चों 156 से 156 ऐसे काट देना, तो यहाँ पर बचेगा मासा और यहाँ पर बचेगा लासा। ठीक है, 26, यानी मासा बराबर 26 निकल के आएगा। यही हो गया प्रश्न का आंसर हमारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न हमारा अगला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और उसके बाद 10 37 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष प्राप्त हो। तो देखो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए निकाला जाता है मासा, और प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे तो इन दोनों में से 5 5 घटा दो। तो देखो 245 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 240। फिर इसके बाद यानी कि 1037 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 1032। तो प्यारे बच्चों इनका मासा निकाल देना है। तो यहाँ पे 240 भाग लगा देना है 10 32 लगाइए, तो ये चला जाएगा 24 चौकू 96, लगभग तुम्हारा चला जाएगा 4 बार। 24 पंजे 120 जाना हो जाएगा, तो ये 4 बार जाएगा। 0 और 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, घटाओ इसमें 2 बचा, यहाँ से ढाई देंगे 13 और 13 में से 6 जाएगा 7, दोबारा इधर 0 बच जाएगा। ठीक, दोबारा भाग चालू करेंगे। अब ये लिखेंगे 24 यानी 240। अब ये जाएगा 3 बार हमारा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। इसको घटाइए अब, तो जब घटाएंगे यहाँ 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पर रह जाएगा हमारा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, दोबारा भाग चालू करेंगे 72 को लिखेंगे और 24 तियाँ 72। ठीक, इस प्रकार ये पूरा प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो आपको लिखना मासा बराबर 24। तो इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आपको ऐसे हल कर देना है। तो हमारा अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी। देखो प्रश्न में अगर बड़ी से बड़ी शब्द आ जाए तो मासा निकाला जाता है, ध्यान रखिए। प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए पूछे तो आपको मासा निकालना है, और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोली तो लासा निकालना है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त हो, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, 125 में से 8 घटाना है तो बचेगा 117।
फिर 70 में से 5 घटाना है तो बचेगा 65। तो हमारे पास दो संख्याएं हैं, ये कौन कौन सी हैं, 117 और ये 65, इनका निकालेंगे मासा। तो यहाँ पे लिखना यानी छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में लगाना है, 117। तो 65 दूनी जाना हो जाएगा, तो 65 एकन 65 एक ही बार जाएगा हमारा, 65 दूनी 130 होता है, लेकिन यहाँ पे 117 है तो 65 लगाइए। तो यहाँ पर बचेगा हमारा ये 2, यहाँ पर बचेगा 5, दोबारा भाग चालू करेंगे। अब ये 65 को लिखा जाएगा और 52 एकन 52 एक ही बार जाएगा हमारा, ठीक 52 है हमारा। इसे घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा 1, दोबारा भाग चालू करेंगे, यहाँ पे 52 लिखेंगे और 13 चौकू 52, 13 चौकू 52। तो इस प्रश्न का जो आंसर आया है, तो मासा बराबर आपको लिख देना है 13। तो यही आ गया प्रश्न काल। तो बस प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने इन प्रश्नों को तैयार कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ इससे बाहर बोर्ड की परीक्षा में कुछ नहीं जाएगा इस चैप्टर से। तो बस प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।